Hello guys, today we'll be starting with forces and Newton's law of motion. तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर फोर्स के बारे में समझेंगे कि फोर्स क्या है। देखिए अब जब भी हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को मान लो पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया तो हमने हमसे दूर उसे जो है एक फोर्स अप्लाई किया, और हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो पुल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं और हमारी तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज समथिंग पुश और पुल जो कि किसी बॉडी की ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो लेट्स डिफाइन द फोर्स। फोर्स, सो फोर्स इज अ पुश और पुल which may change the original state of the object or a body. So basically by this statement what we are trying to state, the force is something push or pull which can change or which can try to change the original state of the object or body, है ना। देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट ओवर देयर of 1 kg and it is at rest. Now अगर ये रेस्ट पर भी है तो क्या इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। अगर मान लो किसी सरफेस पर ये 1 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इस पर जो है एक ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है, दैट इज एक्टिंग ओवर दैट। सो दैट इज व्हाट 1 into g, दैट इज व्हाट g न्यूटन फोर्स। नाउ ये सरफेस यहां पर क्या कर रही है, बेसिकली ये सरफेस यहां पर जो है एक फोर्स कुछ इस तरीके से जो है एग्जर्ट कर रही है जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, एंड वी विल डिस्कस दिस फोर्स लेटर ऑन। तो बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस ग्रेविटेशन पुल को जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है उसको बैलेंस कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली ऑन दिस ऑब्जेक्ट देयर आर टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अनदर इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी जो है रेस्ट पर है। ऐसा नहीं कि बॉडी रेस्ट पर है तो क्या इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर फोर्स काम कर रहा है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अनदर इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। स्टिल एन एंड जी आर बैलेंसिंग ईच अदर, इस वजह से बॉडी जो है रेस्ट पर है। तो फोर्स जो है किसी बॉडी को रेस्ट पर रखने के लिए भी जरूरी है। तो व्हाट वी विल स्टेट, a force can keep the body at rest. So this is the first scenario. Another scenario is that मान लीजिए there is an object over there and it is moving with say 10 meter per second. Now see, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स की तरफ कहते हैं कि मूव कर रहा है। ना मान लीजिए कि इस पर जो है मैं एक फोर्स अप्लाई करूं कुछ इस तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इट्स मोशन, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। नाउ एट द सेम टाइम अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन जो है बदल दूं कुछ इस तरीके से विच इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ दिस बॉडी, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है स्लो डाउन होगी। हो सकता है कि मैंने इतना फोर्स, सफिशिएंट फोर्स अप्लाई किया हो कि बॉडी जो है फाइनली स्टॉप हो जाए, है ना। तो अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड
और अदर आई कैन इवन से वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होगा स्पीड का तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। थर्ड थिंग इज दैट कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से चल रहा है और मैं इस पर फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स अगर अप्लाई कर दूं तो व्हाट वुड हैपन? क्या ये अपना ओरिजिनल मोशन का डायरेक्शन बरकरार रखेगा? नहीं। अगर मैं इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अपने इस ओरिजिनल पाथ से जो है डेविएट हो जाएगा। सो द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन of motion of the body, ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट बी और जो सी है बेसिकली ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? बी पॉइंट में हमने स्टेट किया कि अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मोशन लगता है तो इट कैन इंक्रीज द स्पीड, और वेलोसिटी के अगर अपोजिट आपने फोर्स लगाया तो इट कैन डिक्रीज द स्पीड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, एंड अगर हमने नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली वी कैन से फोर्स समथिंग व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन, व्हिच कैन ब्रिंग्स अप द एक्सेलरेशन। ये क्या लेके आया? एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज होना है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकता है फोर्स? इट कैन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, इट कैन डिफॉर्म the objects। मान लीजिए आपने एक रबर का बॉल लिया एंड यू जस्ट स्क्वीज इट आउट, तो क्या होगा? उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। तो इफ यू आर अप्लाइंग द सफिशिएंट फोर्स इट कैन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट्स टू, ठीक है ना? ओके, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट कैन बी नोटेड। आई एम जस्ट रबिंग इट। देखिए, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। we'll be writing few points about this force। it is a vector type quantity, vector type physical quantity। तो वेक्टर टाइप है, इसका मतलब क्या है कि अगर इट विल फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड थिंग, इसका जो यूनिट है that is Newton in SI and dyne in CGS, and 1 Newton equal to what? 10⁵ dynes। now basically ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर टाइप है। तो इसका मतलब ये तो हम समझते हैं कि इट विल ओबे दी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए। इन केस ऑफ फोर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। बट किस तरीके से फोर्स लग रहा है ये कंसर्न है बेसिकली। देखिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर मैं इस पर फोर्स कुछ इस तरह से लगाता हूं, से मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और द मास इज ऑफ व्हाट 1 kg। मान लेते हैं कि अगर सरफेस जो हमारी स्मूथ है तो वी विल से कि इट विल हैव द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट 10/1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? बट नाउ से in the another case if I change the force like this and apply the same force 10 Newton onto the same body of 1 kg, बट क्या इस केस में बॉडी जो है हमारी एक्सर्ट करेगी? नहीं करेगी। इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो बेसिकली हम फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं, दैट इज अ कंसर्न हियर, है ना? एक और केस लेते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, इस बार फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से
10 न्यूटन का, एंड ये हॉरिजॉन्टल से जो है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। वही हमारा 1 किलो का ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस 10 केजी को देखो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दिस कंपोनेंट विल कम्स आउट टू बी व्हाट 10 cos 37, सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 8 न्यूटन, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा इसका नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड 6 न्यूटन। नाउ इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना है 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस में, एक्सेलरेशन आएगा 8 न्यूटन डिवाइड बाय 1 केजी, सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर ये गौर करने वाली बात है कि हम फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं। अगर हमने बेसिकली जो तरीका है फोर्स अप्लाई करने का एक ही ऑब्जेक्ट पर वो बदल दिया, तो देखो इसका एक्सेलरेशन जो है वो बदल गया है ना। तो यहां पर जो है बेसिकली आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मैटर करेगा। चाहे तो अभी यही एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक कुछ इस तरीके की बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगाता हूं, एक यूनिफॉर्म बॉडी मान लेते हैं, अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, द बॉडी might have some acceleration, है ना, according to the FYM। ओके, सपोज करो कि इस फोर्स को मैंने जो है टॉप की तरफ शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो क्या इस केस में जरूरी है कि बॉडी जो है आपकी आगे एक्सलेट करे? हाँ, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर जो सरफेस हमारी क्या है हाईली स्मूथ है, तो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, द बॉडी कैन टॉपल, ये टॉपल हो सकती है, ये जो है रोल कर सकती है, लुढ़क सकती है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, जस्ट हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल दिया, तो उसकी वजह से हमने क्या देखने को मिला, बॉडी जो है हो सकता है कि एक्सेलरेशन की वजह क्या करे, टॉपल कर जाए, है ना। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो क्या है ना, इसका यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो किस तरीके से लग रहा है वो भी जो है यहां पर एक मैटर ऑफ कंसर्न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। देखिए, फोर्स को क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्लासिफाई द फोर्स। तो सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल forces. So in this first categorization, we have divided the force broadly into 4 categories. First one is what? Gravitational force. Gravitational force. Second is electromagnetic force. Third one is nuclear force, and fourth one is what? Weak forces. ठीक है। So let's discuss these forces one by one. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए इन चारों में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, फर्स्ट थिंग। ये फोर्स जो है किन्हीं भी दो मास पार्टिकल के बीच में लगता है। मान लीजिए कि यहां पर दो मासेस हैं, से m1, दिस इज व्हाट m2, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है से इट इज व्हाट r। सो दिस m1 will attract
this m2 particle with force F like this, and in the same manner this m2 will attract this m1 particle with force F, है ना। तो ये फोर्स जो है ये m1 पर लग रहा है जो m2 लगा रहा है, और ये फोर्स जो है F वो m2 पर लग रहा है जो कि m1 लगा रहा है, ठीक है ना। तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो आई एम जस्ट पुटिंग अ माइनस साइन ओवर देयर, दैट इज द ओनली थिंग। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय F gravitation is given by capital G m1 m2 upon r square। यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये m1 m2 के जो है दो मास पार्टिकल है उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू, एंड यहां पर जो g है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसका वैल्यू दिया जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नाउ ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये दो मास पार्टिकल के बीच में लगता है, एंड द थिंग इज it is always attractive in nature, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। अभी इतना ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन पर एक पूरा चैप्टर है हमें 11th में, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक और नोट कर लें यहाँ पर, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। तो ये लॉन्ग रेंज तक काम करता है, मीन्स दूरी कितनी भी हो इट विल वर्क। हाँ, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो घट जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें दो फोर्सेस आते हैं, वन फोर्स इज व्हाट electric, one is electric force and another one is what magnetic force। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सेकेंड, it occurs due to the charges and flowing currents। इस फोर्स के बारे में बेसिकली हम जो है 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो फोर्स है ये किन्हीं भी चार्जेस के बीच में हो सकता है ना। हो सकता है कि चार्ज अगर सेम तरीके के हो तो पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। बट चार्जेस अगर अपोजिट पोलरिटी के हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स जो है बेसिकली दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो सबसे बेसिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज व्हाट कूलम्बिक फोर्स। उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं यहां पर। ये कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट करता है, कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट करता है कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, व्हाट आई एम स्टेटिंग, यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and say Q2 separated by their distance say r। So this Q1 will apply, मान लेते हैं कि इनकी पोलरिटी भी मान लेते हैं कि सेम है, ठीक है ना। तो this Q1 will apply the force on Q2 like this along the line joining say F21, and in the same manner this Q2 will exert a force on this Q1 say F12 vector। So ग्रेविटेशन की तरह ही क्या होगा,
यहां पर भी क्या होगा, ये F21 वेक्टर जो है, F21 वेक्टर और F12 वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ F12 वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर भी बेसिकली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यही है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ चार्ज दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है ना। अगर सेम टाइप की क्वालिटी होगी तो क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा, और Q1 Q2 अगर अपोजिट क्वालिटी के हैं तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो हमें से पता है कि इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट फॉलोज दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ। बाकी इसके बारे में जो डिटेल में जो है हम 12th में पढ़ेंगे। नाउ इसके अलावा दो फोर्स बचते हैं आखिर में, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। तो ये न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस जो है बेसिकली बोथ आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बोथ आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस का मतलब है कि ये फोर्स बेसिकली जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके बीच में एक्ट करते हैं, एक्ट्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो किन्हीं भी दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या किन्हीं भी दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। एंड दिस इज अ वीक फोर्स। तो बेसिकली ये फोर्स कब काम करता है, ये जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पर जो है हम एक रिलेशन पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में जो है वो एक एंटी न्यूट्रॉन जो है एमिट करता है अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन और जो एंटी न्यूट्रॉन है उस प्रोसेस के दौरान जो फोर्स काम करता है वो फोर्स को जो है हम कहते हैं वीक फोर्सेस, ठीक है ना। तो इन फोर्सेस के बारे में हम 12th में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन जिसमें हमने फोर्स को चार टाइप में तोड़ा है। वन इज ग्रेविटेशन फोर्स, अनदर वन इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज व्हाट न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। तो यहां पर हमने देखा है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्स, दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी व्हाट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस जो हैं दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्सेस। देखिए अगला कैटेगराइजेशन जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए हो सकता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है एंड उस पर कई तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं उस तरीके से, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 एंड सो ऑन, F4 वेक्टर। तो हो सकता है कि ऐसे कई सारे फोर्स जो है इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ हम जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट फोर्स। तो यहां पर फोर्स से मतलब क्या है, यहां पर फोर्स से मतलब हमारा रिजल्टेंट फोर्स,
तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो दिस रिजल्टेंट फोर्स वुड बी गिवन बाय व्हाट, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. So this F vector will be given by F1 vector plus F2 vector and so on. So basically what we have done, we have added vectorially. तो इसको कहते हैं बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो इस तरीके से हमें क्या मिला, ये F वेक्टर मिला. इन शॉर्ट वी कैन राइट इट व्हाट समेशन ऑफ व्हाट Fi वेक्टर वेयर I may vary from 1 to what n. नाउ यहां हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्सेस की. तो बैलेंस फोर्सेस से मतलब क्या है, देखिए बैलेंस से मतलब है कि बैलेंस फोर्सेस से मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया, अगर मान लीजिए कि जीरो है तो वी विल कॉल दीज फोर्सेस एज बैलेंस फोर्सेस. नाउ समेशन ऑफ एफ इज जीरो, या मैं कहूं कि इस पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो जीरो है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन जीरो है. यही हम इससे मीनिंग निकाल सकते हैं. अगर इसका एक्सेलरेशन जो है जीरो है तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है v वेक्टर वो क्या है, कांस्टेंट है. नाउ वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट, दूसरा होता है डायरेक्शन पार्ट. अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ये कब होगा, जब a जीरो है. तो यहां पर दो केस हो सकते हैं, यहां पर दो केस हो सकते हैं कि हो सकता है कि बॉडी आपके रेस्ट पर हो, है ना. बॉडी आपके रेस्ट पर तो इसका मतलब v इनिशियली जीरो था. दूसरा हो सकता है कि बॉडी जो है मोशन में हो, तो उस केस में क्या होगा, v वेक्टर जो है नॉन जीरो बट इट इज इक्वल टू व्हाट, सम कांस्टेंट वैल्यू. सो इसका मतलब है कि अगर बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पे रहेगी, और इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नाउ सेकंड केस हो सकता है कि बॉडी जो है आपकी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो और उस पर नेट फोर्स जीरो, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो है. तो इस केस में क्या होगा, बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी और v वेक्टर जो है आपका दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. तो इस केस को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो दैट मींस एफ नेट इज व्हाट, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो एंड v वेक्टर इज कांस्टेंट. तो मैं कहूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम. अब ये इक्विलिब्रियम जो है आपका स्टैटिक हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग की बॉडी आपकी रेस्ट पर थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी. नाउ सेकेंड थिंग आती है अनबैलेंस फोर्सेस. तो जाहिर सी बात है अनबैलेंस फोर्स क्या होंगे, अगर ये वेक्टर सम जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उन फोर्सेस को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्सेस. तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है हमारा नॉन जीरो होगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्लासिफिकेशन. जो अगला क्लासिफिकेशन जो है वी आर टेकिंग एज फील्ड फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फील्ड फोर्सेस वर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जो फील्ड फोर्सेस मतलब क्या है, काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यू कैन से. तो यहां पर क्या है कि मींस दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है ना, बट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. जैसे एग्जांपल की बात करें तो किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा. एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. बट ये क्या चार्ज और ये दूसरा चार्ज जो है इसको कांटेक्ट में है क्या, दे आर नॉट इनटू द कांटेक्ट, है ना.
तो फील्ड फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। दूसरा बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। मान लो ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 पार्टिकल है, तो इनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है ना? बट देयर इज आल्सो नॉट एनी कांटेक्ट, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट? फील्ड फोर्सेस। नाउ कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है and there is a man over there and he just trying to push it up by some force F. तो यहां पर ये जो F फोर्स लगा रहा है वो क्या है? इट्स अ कांटेक्ट फोर्स, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन सम टेबल, मास m मान लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं? देखो, इस फोर्स पे, इस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स काम कर रहा है। अब ये mg फोर्स का कैटेगरी क्या है? दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो तो क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि अर्थ लगा रहा है। बट आप ये देखिए कि इस टेबल के बेस ने क्या कर रखा है? इस ऑब्जेक्ट को हेल्प होल्ड कर रखा है। तो दिस बेस इज आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स, दैट इज व्हाट? कांटेक्ट फोर्स। तो उस कांटेक्ट फोर्स का जो नॉर्मल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना? एक केस और ले सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है and it is moving on some rough surface and it is moving like that. तो इस पर जो है, देखिए दो कांटेक्ट फोर्स मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। वन इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये सरफेस एक्सर्ट कर रही है ना? एंड मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि सरफेस जो है आपकी रफ है, तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स एक काम कर रहा होगा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना? और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना? तो उस कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट हो गए। एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, जो कि क्या होगा? सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा, दैट विल स्टडी इन फर्दर क्लास। एंड फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली उस कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि उस सरफेस के टेंजेंशियल है, सरफेस के अलोंग है ना? तो यहां पर फोर्स जो है बेसिकली इस आर्क फोर्स के जो है दो पार्ट हो गए। तो ये एन एफ आर के हैं बेसिकली, दीज आर द कांटेक्ट फोर्स। तो जहां पर कांटेक्ट आएगा, जहां पर फिजिकल कांटेक्ट इज कमिंग, वो फोर्स जो है हमारे कहलाएंगे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? आगे चल एक दो क्लासिफिकेशन और है जो हम ले सकते हैं यहां पर। जैसे हम बात कर सकते हैं, वी कैन कैटेगराइज एज फोर्सेस कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, है ना? कोई ऐसा फोर्स जो हमेशा कांस्टेंट ही रहे, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फोर्स। एंड अनदर कैटेगरी जो है वो बन जाएगी आपकी वेरिएबल फोर्स। इसके अलावा एक कैटेगरी और जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन वर्क पावर एनर्जी, दैट इज व्हाट? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना? तो अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो कि एनर्जी को जो है डिसिपेट नहीं करते हैं, है ना? एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली ये क्या है? इट डिसिपेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन जो है इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? तो इनके बारे में हम जो है डिटेल में वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पहला जो है लॉ डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? इनर्शिया क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस फर्स्ट लॉ gives the definition of force, it defines the force, definition of force. Now what this law state actually,
ये लॉ स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका रेस्ट का कंडीशन है, या मान लो कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ना, तो उसका जो ओरिजिनल स्टेट है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे, है ना। तो किसी भी बॉडी की ओरिजिनल स्टेट को, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की जो उसकी स्टेट हो, उसको चेंज करने के लिए आपको जो है एक नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट। According to this law, the body continues to be in its state of rest or uniform motion along this straight line unless it is compelled by net external force। सो दिस इज फर्स्ट एनएलएम। तो फोर्स क्या है? बेसिकली फोर्स वो चीज है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्थिति या उसका जो यूनिफॉर्म मोशन जो हो रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन उसमें चेंज ला सके, है ना। नाउ अगर हम आगे जैसे बात करें, देखिए इसी स्टेटमेंट को जो है हम एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। वो क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस, or rather I should say if the object is under balanced forces or net external force on the object is zero, its acceleration will be जीरो। ये सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा F जो है F नेट कह लो, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि एक्सेलरेशन इसका जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो इससे हम क्या समझें? v वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है ना। इस वेलोसिटी पे किसी बात का चेंज ही नहीं है। अगर इनिशियली v का वैल्यू जीरो था तो जीरो ही रहेगा, और v का कुछ नॉन जीरो वैल्यू था तो वो वही रहेगा, दैट विल रिमेन मेंटेन। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, है ना। या मैं ऐसा कहूं कि जिन रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो है वो वैलिड है उनको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। आई एम जस्ट राइटिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड इन inertial
रेफरेंस फ्रेम्स ओनली। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही जो है वो वैलिड है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये, देन इसकी फिर कोज पर भी आएंगे कि इसका कोज क्या है बेसिकली, है ना। तभी तो हम जानेंगे ना कि ये इनर्शिया कहां से आया। देखिए मान लीजिए कि एक देयर इज अ लिफ्ट ओवर देयर एंड ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जो है एक्सेलरेट कर रही है एंड इसके अंदर जो है एक बॉब हैंग है कुछ इस तरीके से एंड देयर आर टू ऑब्जर्वर ओवर देयर, वन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द ग्राउंड कॉल इट जी एंड अनदर ऑब्जर्वर जो है दैट इज इनसाइड द लिफ्ट, सो दिस इज अ लिफ्ट मैन। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड पर है और एक जो है लिफ्ट के अंदर है। अब ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है मैंने कहा कि इट इज स्टैंडिंग एंड जो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है लिफ्ट के साथ। तो देखते हैं कि दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। तो अगर मैं बात करूं ग्राउंड ऑब्जर्वर की, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को देखो इस पर दो फोर्स नजर आएंगे, mg फोर्स और एक फोर्स पर नजर आएगा टेंशन, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जर्वेशन होगा ये होगा कि ये जो बॉब है बेसिकली क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इट विल से ही विल से t माइनस mg इक्वल टू व्हाट एफ नेट क्या होगा m इंटू ए। तो जो इसका ऑब्जर्वेशन होगा वो आएगा t इक्वल टू व्हाट m इंटू जी प्लस ए, है ना। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस लिफ्ट मैन। अगर इस लेफ्ट मैन की बात करें तो इस लिफ्ट वाले बंदे को जो है ये m मास के बॉब पर जो है दो फोर्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ टेंशन t और नीचे की तरफ mg। तो जो इसका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, वी विल से कि t इक्वल टू व्हाट mg। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस लिफ्ट मैन। वो कहेगा कि t का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। बट यहां देखो आप, जो ग्राउंड वाला जो पर्सन है ही विल से कि t इज नॉट इक्वल टू व्हाट mg। नाउ यहां पर दो चीजें हैं, या तो ग्राउंड वाला बंदा सही है या लिफ्ट के अंदर जो खड़ा ऑब्जर्वर है वो सही है ना। तो यहां पर अगर हम करेक्ट कैलकुलेशन की बात करें तो जो ग्राउंड पर जो बंदा है, जो पर्सन खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज व्हाट करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज अ व्हाट रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ फॉल्स ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर देखते हैं कि जो ग्राउंड पर जो है ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो रेफरेंस फ्रेम है मेरा, ये क्या है, स्टैटिक है ना, इट इज एट रेस्ट एंड इट इज गिविंग मी द करेक्ट रीडिंग। तो ये कहलाएगा मेरा इनर्शियल फ्रेम, है ना। दिस रेफरेंस फ्रेम इज टर्म्ड एज व्हाट, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये मुझे जो है बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है ना। क्योंकि सही बात तो यही है, क्योंकि ये जो m ब्लॉक है बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सलेट कर रहा है और यहाँ पर टेंशन का जो वैल्यू है वो mg नहीं आएगा, है ना। ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, t का वैल्यू mg से ज्यादा होगा। अगर ये नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा होता तो क्या होता, हम प्रूव कर देते कि t का जो वैल्यू वो mg से कम होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, mg इफ इट इज एक्सेलरेटिंग। एट द सेम टाइम ये जो लिफ्ट वाला पर्सन है, दिस इज अ एक्सेलरेटिंग फ्रेम, दिस इज व्हाट, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एंड जो इसका ऑब्जर्वेशन दैट इज अ फॉल्स ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इनको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनकी जो चर्चा है वापस आगे करेंगे एक बार। तो यहां सिर्फ इतना जान लें कि जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है वो कहलाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो इनर्शियल फ्रेम है दैट मींस इट इज व्हाट, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो यहां दो मतलब हुए, क्या, फ्रेम एट रेस्ट, रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट, और अनदर वन इज व्हाट, रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो यहां हमने जाना कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, दे आर ओनली वैलिड इनटू व्हाट, इनर्शियल फ्रेम। उनको आप इनर्शियल फ्रेम में जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दे आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ दिस फर्स्ट एनएलएम, है ना। तो पहले एनएलएम में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ये स्टेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें तभी परिवर्तन आएगा, तभी चेंज आएगा जब उस पर कोई एक नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वर्क करे, है ना। तो ये जो पहला जो एनएलएम है इसका जो कोज है दैट इज व्हाट, इनर्शिया। दैट इज व्हाट, इनर्शिया। नाउ इनर्शिया क्या है इसको समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक टू व्हीलर और एक कार है ना। दोनों को आपको जो है, दोनों इनिशियल रेस पर थी और दोनों को जो है मोशन में लेके आना है। तो आप ये बताइए कि किस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि जो है वो दे विल अचीव द सेम वेलोसिटी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जो मास है साइकिल का या टू व्हीलर का वो क्या है, वो कम है। तो उसके लिए जो है आपको कम एनर्जी की जरूरत है एंड उससे जो है वो सफिशिएंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। बट एट द सेम टाइम कार को अगर आपको मोशन में लाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, मान लीजिए कि एक टू व्हीलर जो है चलता हुआ आ रहा है और एक कार चलती हुई आ रही है, दोनों को आपको रोकना है। तो किस में आपको जो है ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तो इट इज ऑब्वियस कि आपको जो है कार को रोकने में जो है ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है मास जो है ज्यादा है। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज नथिंग बट इट्स अ inertia is a inherent property of the object or body by virtue of which it opposes the change in its state। तो inertia basically it's a kind of resistance, है ना। It's a kind of resistance to oppose the change, है ना। एंड वो कार और साइकिल वाले एग्जांपल हमने समझा कि जो इनर्शिया है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। दैट इज हेवियर द ऑब्जेक्ट लार्जर द इनर्शिया, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हेवियर है तो उसका इनर्शिया भी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो उसकी कंडीशन में, उसकी स्टेट में अगर आपको चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली बात है, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ ये जो इनर्शिया है इसको भी हम तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरी कौन सी है? वन इज व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अनदर वन इज व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस अचानक से चलना शुरू करती है, तो क्या होता है, आपको अचानक से जब बस चलना शुरू होगी तो पीछे की तरफ आपको जो है जर्क लगेगा, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है रेस्ट पर थी इनिशियली, तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है ना। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, मान लीजिए बस मोशन में होती है और अचानक से ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी जो है आगे की तरफ जर्क खाती है, झटका खाती है। क्यों? क्योंकि बस तो रुक गई ना, तो आपका लोअर पार्ट जो है, जो कि बस से अटैच था, वो रुक गया, बट आपका जो अपर बॉडी पार्ट था वो क्या था, इट इज स्टिल इनटू द मोशन।
तो उस मोशन को बेसिकली अपोज करने में उसको टाइम लगेगा, है ना। तो वो क्या होगा, वो मोशन जब रुका बस का तो वो बॉडी जो थी अपर पार्ट वो आगे चला जाएगा। जैसे इसी का एक एग्जांपल है, जैसे हम बात करें लॉन्ग जंप में जो एथलीट होता है वो काफी दूर से जो है दौड़ता हुआ आता है, ताकि जो है वो अपना जो वेलोसिटी है जंप करते टाइम दे सके और वो ज्यादा जो है ज्यादा दूरी तक जो है वो जंप कर सके, है ना। सेम केस हैपन विद दी बॉलर, फास्ट बॉलर इन द क्रिकेट। जैसे हम बात करते हैं लास्ट वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो कोई भी जो बॉडी है वो अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको भी मेंटेन करना चाहती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक एग्जाम्पल दूं आपको सामने, कि मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, धागे से एक स्टोन को बांधकर इस तरीके से जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द स्टोन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस मोमेंट पर क्या हुआ, इसका जो स्ट्रिंग टूट गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो v वेक्टर का जो डायरेक्शन है बेसिकली वो क्या है, दिस इज द डायरेक्शन। तो पार्टिकल जैसे कि स्ट्रिंग टूटेगी, एक पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में फॉलो करता हुआ निकल जाएगा, है ना। अगर ये स्ट्रिंग इससे अटैच रहती तो क्या होता, ये सर्कल करता रहता, इसका मोशन जो है इस तरीके से होता। बट मान लो इस मोमेंट पर अगर स्ट्रिंग टूट गई तो क्या होगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा। इस सेम केस होता है जब मान लो किसी कार्ट का जो व्हील है वो क्या हो, किसी मड में जो है फंस जाए। मान लो अगर व्हील इस तरह से रोटेट कर रहा है एंड इट गेट स्टक इनटू द मड, तो क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि मड जो है बेसिकली इस तरीके से जो है जाता है। यहाँ पर जो लगा हुआ मड है वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर जो लगा हुआ मड है वो इस तरीके से उछलेगा, है ना। तो टेंजेंशियली इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए जो सेकंड एनएलएम है इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो नाम से जाहिर है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहां पर बेसिकली देयर वुड बी सम नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। दिस सेकंड लॉ, this second NLM relates the force to the acceleration. Before going into the definition of this second Newton's law of motion, हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम कहें या वी कैन कॉल इट व्हाट, लीनियर मोमेंटम। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड एट दिस इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज से v वेक्टर। सो इट्स मोमेंटम is given by small, it is represented by small p vector. It is given by the product of mass and the velocity, है ना। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या होगा, इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड, और सेम कैन बी रिटन एज न्यूटन इनटू सेकेंड, है ना। सो दिस इज व्हाट मोमेंटम। तो बेसिकली मोमेंटम जो है हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, तो ये डिफाइन क्या करता है, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, है ना। तो मोमेंटम जो है इट इज नथिंग बट इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, यहां पर हमने लिखा P इक्वल टू वॉट m इंटू वी। मान लीजिए कि मैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूं, है ना, आई एम कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। पहले केस में मानते हैं कि दोनों का मास सेम है ना, बट एक का वेलोसिटी कम है और एक का वेलोसिटी ज्यादा है।
तो एक का वेलोसिटी ज्यादा है और एक का वेलोसिटी कम है, तो आप ये कहेंगे कि जिसका, ऑब्वियसली बात है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है ना, तो दैट बॉडी इज इनटू व्हाट, ग्रेटर मोशन, यू कैन से। एट द सेम टाइम अगर मैं कहूं कि सेम वेलोसिटी से दो बॉडी मूव कर रही है बट एक का मास कम है और एक का मास ज्यादा है ना, वापस चलो वो कार और साइकिल वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार और एक साइकिल है, दोनों सेम वेलोसिटी से आपके पास, आपकी तरफ आ रही है एंड आपको उसको रोकना है ना, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है साइकिल जो है या जो स्कूटर है उसका मास क्या होगा, कम होगा, और कार का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है तो उस केस में आपको जो है कार को रोकने के लिए तब भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था, उसका वेलोसिटी तो सेम था चलो दोनों का, तो मास ज्यादा था, उस वजह से क्या हुआ, आप कहोगे उसका मोमेंटम ज्यादा था, तो उसके मोमेंटम को आपको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, है ना। एट द सेम टाइम आपको क्या हुआ, साइकिल के केस में क्या हुआ, कम आपको जो है ताकत लगानी पड़ेगी। तो एनीवे, तो बेसिकली देयर इज अ यूज ऑफ दिस टर्म मोमेंटम इन दिस सेकंड एलिमेंट। नाउ लेट्स डिफाइन द सेकंड एलिमेंट कि सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखें, देखिए जो दूसरा जो एनएलएम है वो डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to second Newton's law of motion, the force, या rather I should say the net external force, the net external force is proportional to the rate of change of linear momentum of the object। ठीक है, तो ये लो स्टेट क्या कर रहा है, मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो ये लो स्टेट कर रहा है कि जो फोर्स वेक्टर है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे तो उस कांस्टेंट का जो है वैल्यू जो है 1 आता है, तो विल बी राइटिंग दिस एफ वेक्टर इक्वल टू व्हाट, dp by dt। ठीक है, इन जनरल दिस फोर्स कैन बी रिटन बाय एफ एक्स आई कैप plus fy j cap plus fz k cap। In the same manner, this momentum can be written by, so we can write d by dt of px I cap small p by j cap plus pz k cap। So we can equate the components along x, y and z। So basically this will give us fx equal to what, dpx by dt, fy is what, dp by over dt, fz is what, dpz over dt। तो सेकेंड लॉ ये स्टेट करता है कि जो फोर्स है बेसिकली दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है फोर्स। ठीक है ना, वहां पर अगर हम जो फोर्स है मान लो वो उसको अगर हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के हम डिकम्पोज कर दें, एफ एक्स आई के प्लस एफ आई जे के प्लस एफ जेड के एंड सेम अगर हम पी वेक्टर के साथ करें तो व्हाट वी विल गेट, एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी, एफ वाई वी विल गेट डी पी वाई बाई डी टी एंड एफ जी वी विल गेट डी पी जेड बाई डी टी। ठीक है ना, नाउ ये जो टर्म आई हमारी एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी बाई डी, ये स्टेट क्या कर रही है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये लो स्टेट कर रहा है कि एफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डीपी बाई डी। सो व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस, है ना भाई, हमने जाना कि एफ एक्स, जब हम एफ एक्स को लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, डीपी एक्स बाई डी टी, तो अगर मोमेंटम में एक्स का लॉन्ग चेंज हो रहा है
तो बेसिक सी बात है, फोर्स इधर होगा, एक्स के अलोंग ही होगा ना। तो यहां पर जो है एक पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं, द फोर्स will change the component of velocity, or rather I should say linear momentum. The force will change the component of velocity or linear momentum in which it is directed. देखिए, कहने का मतलब है कि जिस दिशा में फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ उसी दिशा का जो है, उसी डायरेक्शन का जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल से कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, से m मास का है, एंड इसका वेलोसिटी जो है एक्स दिशा में, मान लेते हैं कि दिस इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज व्हाट वाई कोऑर्डिनेट, इट इज मूविंग विद व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मूविंग विद से 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई, ठीक है। और मान लो कि मैंने इस पर जो एक फोर्स लगा दिया, कुछ इस तरीके से एक फोर्स लगा दिया नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का। तो कहने का मतलब ये है कि एफ वेक्टर जो है एक्स के अलोंग लगा है ना, तो जो चेंज आएगा सिर्फ किस में आएगा, इस कंपोनेंट में आएगा। वेलोसिटी उस कंपोनेंट में जो आएगा जो फोर्स के अलोंग है, इसमें चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अगर इस डायग्राम की बात करें जो मैंने शो किया, उसमें फोर्स जो है बेसिकली वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो है वो अफेक्ट होगा, वाई कंपोनेंट जो है अफेक्ट नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग बाय दिस स्टेटमेंट, है ना। तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा, या मैं कहूं कि लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट चेंज होगा। सो दिस इज व्हाट्स सेकंड एलिमेंट, है ना। नाउ साथ ही यहां पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट इंपल्स। इंपल्स को डिफाइन करते हैं कि इंपल्स क्या चीज है। ये क्वांटिटी जो है आगे यूज होगी, तो इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, इंपल्स। ठीक है, व्हाट वी हैव सीन एफ इक्वल टू व्हाट डीपी बाई डी टी, है ना। तो अगर हम से एवरेज आउट करके लिखे हैं, तो इस डीपी बाई डी टी को हम क्या लिखूंगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा डी लिख लेते हैं, है ना। तो जो इंपल्स है, इंपल्स को जो डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि इंपल्स इज नथिंग बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। याद आएगा, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, दिस इज द इंपल्स। सो इट बिकम्स एफ इनटू डेल्टा टी, एंड अगर आप एफ इनटू डेल्टा टी करें तो बेसिकली क्या है, ये डेल्टा बी के बराबर है, जो कि क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस P initial, and this is what I, and इसी को अगर मैं rearrange करूँ तो what I will be getting, PF final momentum equal to what, initial momentum plus impulse. So this equation is known as impulse linear momentum equation, ठीक है। So this is a way to define the impulse. यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक एवरेज वैल्यू लिया है एफ का, एंड वी हैव टेकन द इंटरवल डेल्टा टी। अगर मान लो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, से एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो उस केस में अगर आपको इंपल्स लिखने तो क्या बन जाएगा, एफ डी टी, दिस इज दैट कुड बी रिटन लाइक दिस, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है ना। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, पी एफ इक्वल टू व्हाट, पी आई प्लस आई, विच इज व्हाट इंपल्स लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। Now let's talk about third Newton's law of motion. Third Newton's law of motion. It is called as the law of action reaction, हाँ। तो
बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी रियल फोर्सेस होंगे, जो भी फोर्सेस होंगे, वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होंगे, है ना। सो इसका स्टेटमेंट अगर लिखें हम मान लो, तो व्हाट वी कैन राइट, every action has equal and opposite reaction, है ना। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज ए एंड अनदर इज व्हाट, बी। दे मे बी इन कांटेक्ट और दे मे बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। तो अगर कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, और अगर दूरी पर है तो हो सकता है कि कोई ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा हो, तो फील्ड फोर्स काम आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली अगर दो ऑब्जेक्ट में मानूं ए और बी, तो व्हाट आई कैन राइट हियर, if object A exerts a force F vector on the other object B, then object B will also exert a force minus F vector on the object A, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर A ने B पर फोर्स लगाया F वेक्टर, तो B ने भी जो है माइनस F वेक्टर लगाया है। माइनस F से मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट, है ना। सो हियर पॉइंट टू बी नोटेड दैट both forces act along the same line, but they are acting on different objects, है ना। तो जैसे हम यहां बात कर रहे हैं ए और बी की, तो मान लेते हैं कि ए एक ऑब्जेक्ट है और बी दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। तो कहने का मतलब कि ये ए जो है बी पर एक फोर्स लगा रहा है, दिस इज व्हाट एफ वेक्टर, है ना। तो इन द कॉन्ट्ररी पार्ट ये बी जो है ये ए पर फोर्स लगाएगा अलोंग द सेम लाइन, एंड वी आर राइटिंग इट फॉर माइनस एफ वेक्टर। माइनस बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है उसका अपोजिट है इस गिवन फोर्स के, एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, है ना। एक दो एग्जांपल लेते हैं तो ये क्लैरिटी आएगी कि क्या है, हाउ दे आर एक्टिंग। देखो, तो यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि हर एक एक्शन का जो है एक रिएक्शन होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक एक्शन हुआ उसके बाद कुछ देर बाद जो है उसका रिएक्शन आया, ऐसा नहीं है ना। दोनों फोर्सेस जो है हमेशा क्या होंगे, एक साथ ही प्रोड्यूस होंगे। तो किसी को भी आप एक्शन कह सकते हो और किसी को भी आप रिएक्शन कह सकते हो, है ना। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट। मान लो कि ये हमारी जो है अर्थ है, और इस अर्थ पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ यहाँ पर m मास का, ठीक है ना। एंड दिस इज अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या होगा अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो इस ब्लॉक को जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस mg फोर्स से, है ना। तो बदले में क्या हो रहा है कि ये जो अर्थ है इस पर भी एक mg फोर्स काम कर रहा है इस तरीके से, जो कि ये ब्लॉक इस अर्थ पर लगा रहा है ना। यहां पर ये जो mg फोर्स है ऊपर वाला, दिस फोर्स इज exerted by the earth onto the block, and this mg force is exerted by the block onto the earth, है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं कि दोनों जो है फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये mg ब्लॉक पे काम कर रहा है और ये वाला mg जो है अर्थ पे काम कर रहा है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना कि आपने क्या किया कि दोनों जो है फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। और भी एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि एक ये ग्राउंड है अपना, या चलो दो पार्टिकल यहाँ पर, दिस इज व्हाट प्लस क्यू एंड दिस इज व्हाट प्लस क्यू, है ना, से कॉल इट व्हाट Q1 Q2, ओके। यहां पर क्या हुआ, Q1 जो है इस Q2 पर एक फोर्स बनाएगा which is like this, है ना। बदले में क्या होगा, एट द सेम टाइम ये Q2 भी जो है इस पर एक फोर्स बनाएगा which is like this। सो इसको हम कह देते हैं F21 एंड इसको हम कह देते हैं F12। तो यहां पर क्या है, F21 वेक्टर इज इक्वल इनटू व्हाट F12, बट ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल आउट कर देंगे अभी, क्योंकि ये फोर्स Q2 पे काम कर रहा है और ये फोर्स जो है Q1 पे काम कर रहा है ना। तो दैट डिफरेंस, दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल रेशियो की बात करें तो मान लो कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ना। तो ब्लॉक जब इसको पुश कर रहा है तो टेबल भी जो है इसको पुश करेगी। सो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। सो दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन एक्टेड ऑन ब्लॉक बाय द टेबल ना। बदले में क्या होगा, बदले में ये ब्लॉक भी जो है इस टेबल को पुश करेगा कुछ इस तरीके से। So this is a normal reaction acting on table, है ना, by the block. So this force is acting on the block and this normal reaction is acting onto the table. So this is all about third Newton's law of motion.